हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। तो क्लास 11th वालों, उम्मीद करती हूँ कि आपका 10th का रिजल्ट अच्छा रहा होगा और जितनी आपने मस्ती करनी थी आप कर चुके हो। स्टडी को लेकर आप क्या है, थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो अगर आप भी इस वीडियो को क्लिक किया है आपने, तो इसका मतलब कि आप भी क्लास 11 को लेकर थोड़ा सीरियस हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आप 11th की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, आपकी साल भर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अब तक तो 60% बच्चे क्या कर चुके होंगे, इस वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, लेकिन आप अभी तक बने हैं तो इसका मतलब कि आप सीरियस हैं, आप कुछ करना चाहते हो 11th को लेकर, इसलिए आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, 5 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे हम 12th की प्रिपरेशन को करना चाहिए, कैसे कैसे किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को हमको अवॉइड करना चाहिए। जब हमें ये पता चलेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। पहले तो होता है स्ट्रीम सिलेक्शन। पहले तो बहुत 10th के बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि हम स्ट्रीम कौन सा लें। तो बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, आप वो स्ट्रीम लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसको आपको करने में रुचि हो, क्योंकि बिना रुचि के कोई भी कार्य करने में मज़ा नहीं आता है। अगर आप इसी कार्य को इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन किसी के दबाव में आकर ना करें, खुद अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करें, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी को चूज़ करें। फिर आपने स्ट्रीम चूज़ कर दिया, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, इसमें क्या करना है आपको, अंडरस्टैंड सिलेबस को क्या करना है, समझना है। इसके लिए क्या करें, आप पहले अपने सिलेबस को एक तरह लिख ले, चाहे आपने साइंस स्ट्रीम ली हो, चाहे आपकी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ हो, या आपने कॉमर्स लिया हो, जैसा भी हो, लेकिन ये पहले की तरह नहीं होने वाला 10th की तरह। इस बार आपका सिलेबस बहुत ही वास्ट होगा और आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, अपनी बुक्स लेनी है, जिस भी स्ट्रीम के आपने चूज़ किया उसकी बुक्स लीजिए, उसको देखिए, उसके इंडेक्स में देखिए क्या क्या है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई हमने पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल प्रिपरेशन हो गई तो 50% क्या होती है, वही जीत का कारण बनती है। क्या, मेंटल प्रिपरेशन। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप जीत के चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है। स्टेप 2 आता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ओवर क्रीमिंग। अब देखिए, आपने सिलेबस को भी समझ दिया, आपने स्ट्रीम सिलेक्शन कर दिया, सिलेबस को भी समझ दिया। अब काम है आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाना। अब ये नहीं है कि आप पहले की तरह रट्टा मार लो, ये बनना रट्टा मारना तो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्लास 11 की जो कॉन्सेप्ट है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, आपका बेस बनाते हैं। देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की क्या होता है, फाउंडेशन जो बेस होता है वो मजबूत होना चाहिए, तभी तो बिल्डिंग टिकेगी। वैसे क्या होता है, ये जो 11th है ये क्या बनाता है, आपकी आगे की नींव बनाता है। अगर यही बेस आपका मजबूत नहीं होगा तो आपको लगता है कि आप आगे कवर कर पाओगे नहीं। इसलिए आपके क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने चाहिए। अगर जैसे आप फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हो, चलो, या केमिस्ट्री आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, तो ये अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आपके आगे की जर्नी क्या होने वाली, बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है, आसान नहीं होने वाली है। तो कॉन्सेप्ट बनाकर ही पढ़ें, रट्टा ना मारें, समझ के पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें और समझ के पढ़ें। स्टेप 3 आता है कंसिस्टेंट रूटीन। अब देखिए, आपको एक ऐसा वो बनाना है टाइम टेबल जो फॉलो भी करो। ऐसे नहीं कि आपने बस कागज़ में बना दिया और वो फॉलो हो ही नहीं रहा है। आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना है जो आप सच में फॉलो कर सको अपने टाइम के हिसाब से। आप जिस टाइम पे जो सूटेबल लगता है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। अब सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, अलग अलग टाइम होता है, तो मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल आपको बना के नहीं दे सकती हूँ। आप अपने उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसको आप फॉलो भी कर सकें। अब आपको ऐसे नहीं कि एक दिन आपने फॉलो किया 4 दिन गायब। आपको क्या करना है, अगर एक बार टाइम टेबल बना दिया तो उसको कंसिस्टेंटली डे बाय डे फॉलो करना है, तभी कुछ हो पाएगा। अब ऐसे नहीं कि आपने सोच लिया हाँ भाई 30 मार खान बन गए, हम एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको रोज़ाना क्या करना है, अपने आप को 3-4 घंटे देने होंगे। अब 3-4 घंटे ये नहीं कि आपने स्कूल से घर आया, अपना होमवर्क कर दिया, उसको स्टडी बोल दिया। नहीं, होमवर्क अलग है, सेल्फ स्टडी अलग है। खुद से जो स्टडी करनी है आपने, उसको उसके लिए बोलिए 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे आपको। आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप मॉर्निंग में पढ़ो, आप अगर नाइट पर्सन है तो आप नाइट में पढ़ो, जिस टाइम पे आपको सूटेबल लगे आप उस टाइम पढ़ो। ऐसे अगर मैं सजेस्ट करूँ अपने हिसाब से तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में आदमी फ्रेश होता है और इन्वायरमेंट भी बहुत ही क्वाइट होता है, तो उस टाइम पढ़ने में मज़ा भी आता है। और कहते हैं पहले के लोग कि सुबह का पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है। मैंने तो ट्राई किया है, होता तो है, आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंसी पढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ो, पर ऐसे करो कि रोज़ पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, तभी क्या हो सकता है आपका जो रूटीन है वो क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। स्टेप 4 आता है क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप। अब देखो आपने पढ़ाई तो कर ली, अब क्या करना है, नोट्स भी तो बनाने होते हैं। अब स्कूल के नोट्स तो स्कूल के होते हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स खुद के होते हैं, और जो एग्ज़ाम से पहले आप जब पढ़ोगे ना खुद के बनाए हुए नोट्स, तो वो ज़्यादा सूटेबल लगेंगे, क्योंकि खुद से आपने अपनी समझ से बनाए हैं नोट, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और याद भी जल्दी होगा, क्योंकि आपने पहले वो लिख चुके हैं, तो आपको वो रिकैप करने में क्या होगा, आसानी होगी, रिवाइज़ करने में मज़ा आएगा। इसलिए क्या करें, मैं आपको सलाह दूँगी कि आप सेल्फ स्टडी से खुद के नोट्स भी बनाएँ। अब सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, आप क्या करो, एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसको दूसरे चैप्टर से लिंक करके पढ़ो, क्योंकि क्या होता है, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज़ होते ही होते हैं। अब जैसे आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, अब केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग आपस में जुड़े हुए हैं, या ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट करके, तो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, तभी क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्ट बढ़िया होते हैं और आपकी मेमोरी भी क्या होती है, बहुत शार्प होती है। अब इसमें आप एक तो ऐसे करके भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, एक आप फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो या माइंड मैप बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जो सूटेबल लगता है उस टाइप के नोट्स बनाइए। अब हर सब्जेक्ट को क्या कीजिए, आप हर सब्जेक्ट की क्या कीजिए, एक पेज की समरी बना दीजिए हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट में जो चैप्टर वाइज है उसकी क्या कीजिए कि एक समरी बना दीजिए, ये आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। फिर जैसे केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक बेसिक है और हाइड्रोकार्बन है, इनको आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप उनको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, बाकी डिटेल में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उसमें मैं आपको एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करके पढ़ाऊँगी। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने कॉन्सेप्ट में एक मैप, क्रिएट कॉन्सेप्ट मैप वाला हमने पढ़ दिया। अब आते हैं हम स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, एक्टिव रिकॉल। अब देखो आपने सारा पढ़ दिया, अब एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय क्या करना है, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए, आपने जो नोट्स बनाए उनको बार बार मत पढ़िए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। हाँ, पहले पहले आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी मेमोरी भी क्या होगी, शार्प होगी। इससे आपको पेपर में भी बहुत आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, क्लास 11 क्या है, क्लास नहीं है, ये आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपके फाउंडेशन है, नींव है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नींव है हमारे लिए। अगर आपने इन 5 स्टेप पे काम कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपको क्लास 12 में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब पास तो कोई भी हो जाएगा, अब तो फेल कोई होता है, पास तो कोई भी हो जाएगा 11th में, लेकिन आपने मतलब ईमानदारी से पढ़ा है, आपको अंदर से वो होगा कि हाँ भाई, मैंने बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से पढ़ा है, मेरे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं और 12th में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आपका सबसे बड़ा बैकलॉग क्या है? कौन-सा सब्जेक्ट है या कौन-सा चैप्टर है, किस सब्जेक्ट में? मैं कोशिश करूँगी मैं आपको उस सब्जेक्ट पे क्या करूँ, एक डिटेल वीडियो बनाकर दूँ, और ये रोड मैप सही लगा हो आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ख़ासकर उस दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 11 को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़ है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप राइज़िंग। थैंक यू।